एक मार्केट के अंदर एक भिखारी लेटा हुआ था फुटपाथ पर, और लेटा लेटा पता नहीं उसकी निगाहें किसको ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर एक पुलिस की जिप्सी आकर रुकती है, और आकर के जैसी पुलिस की जिप्सी रुकती है तो उसमें से पुलिस वाले निकलते हैं, और पुलिस वाले निकल करके एक परचून की दुकान पर जा कर के वहाँ पर वसूली कर रहे थे। तभी वह भिखारी ये सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख रहा था, और एकदम से वह खड़ा होता है और धीरे धीरे अपनी मैली कुचैली चद्दर को लपेटे हुए पहुंच जाता है उस दुकान पर, और जा कर के वहाँ पर पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब, आप लोग तो जनता की सुविधा के लिए है ना, फिर आप लोग इनको परेशान क्यों कर रहे हो। अब यह बात सुनकर जैसे पुलिस वाले उसकी तरफ देखते हैं तो पुलिस वालों को एकदम से जोर से गुस्सा आता है कि क्या एक भिखारी हमें उसूल बताएगा, एक भिखारी के नियमों पर हम चलेंगे, और उसको धमका देते हैं, अबे भिखारी चल तू अपना काम देख, और उसको धक्का देकर वहाँ से भगाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह भिखारी फिर से दुकान में आता है, फिर से उनसे कहने लगता है कि नहीं साहब, आप ये गलत कर रहे हो, आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो इस दुकानदार के साथ। दुकानदार ने जबकि वसूली दे भी दी थी लेकिन थोड़ी कम पैसे पड़ गए थे, तो उन कम पैसों के लिए पुलिस वाले उस दुकानदार के सामने खड़े होकर उससे जिरेबात कर रहे थे। भिखारी फिर से वहाँ पर आता है, फिर से उनसे कहता है कि आप ये कर क्या रहे हैं। उसके बाद एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से कहता है कि इसको पकड़ो, इसको जिप्सी में डालो, और फिर उस भिखारी को जिप्सी में डाल दिया जाता है। और फिर दोस्तों वह लोग जब जिप्सी में आते हैं सारे लोग, तो वह भिखारी हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। और मुस्कुराता भी क्यों है, वो मुस्कुराता है इस सिस्टम के ऊपर, और इस जो ये सिस्टम चला हुआ पुलिस वालों का, और ये जो भ्रष्टाचार का सिस्टम चला हुआ है। उसके बाद पुलिस वाले उसके पास खड़े होकर उल्टी सीधी सुनाने लगते हैं, और एक पुलिस वाला दूसरे से कहता है कि डंडा निकाल कर लाओ, इसकी चमड़ी उधेड़ते हैं अभी यहीं पर। लेकिन इतने में वो भिखारी अपनी फॉर्म में आ जाता है, एकदम से वहाँ से उतर कर डिग्गी में से खड़ा होकर के अपनी जेब से एक कागज़ का कार्ड दिखाता है। उस आई कार्ड को जैसे ही वे बाकी पुलिस वाले देखते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं, और उस भिखारी के पाँव में वह गिड़गिड़ाने लगते हैं। दरअसल दोस्तों कौन तो वह भिखारी था, क्या उसने ऐसा किया था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, इन वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सच में ही जानने को मिलेगा। मैं पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बताऊँगा, अधिकारियों, IAS ऑफिसर्स वगैरह जो ये इनका सिस्टम होता है उसके बारे में। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार, और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक शहर, उसके अंदर अमर नाम का एक लड़का रहा करता है। शहर के नज़दीक में एक गांव था, वहाँ पर वह अमर नाम का लड़का, उसके घर में उसके माता पिता हैं। माता पिता खेती बाड़ी करते हैं, खेतों में फसल अन्न उगाते हैं और उनको बेच करके अपना भरण पोषण करते हैं। अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, तो बचपन से ही अपने बेटे अमर को अच्छी अच्छी शिक्षा दी। बेटा पढ़ाई लिखाई करने के बाद बड़ा अधिकारी बनना है तुम्हें। तो अमर भी इस बात को गांठ बांध लेता है और अच्छी तरह से बचपन से ही पढ़ाई लिखाई चालू रखता है। अमर भी पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बनना चाहता है। उसके मन में भी ये बीज अंकुरित हो चुका था जो उसके माँ बाप बार बार कहा करते थे। अब दोस्तों जैसे उसकी स्कूली शिक्षा खत्म होती है तो BA में एडमिशन लेता है, और उसके बाद वह जो ग्रेजुएशन होती है उसको कंप्लीट करने के बाद अब उसके माँ बाप कहते हैं बता बेटा अब क्या पढ़ना है तुझे। माँ बाप अनपढ़ थे, लेकिन जो लड़का था अमर वह अपने यार दोस्तों से सुनता था कि भैया सबसे अच्छी आधिकारिक नौकरी क्या है, तो वह बताते थे कि यार UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर ले, कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। और उसके बाद ये लड़का अमर UPSC की तैयारी के लिए कोचिंग लेने के लिए दिल्ली जाना चाहता है। माँ बाप कहते हैं बेटा चिंता मत कर, तू दिल्ली जा, हमें पैसे चाहे कहीं से इकट्ठा करना पड़े, तेरे पढ़ाई का गुजारा ज़रूर करेंगे। और इसको दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली में यह खूब मन लगा करके पढ़ाई करता है, और फिर दोस्तों एक दिन वो आता है जब ये IAS के एग्ज़ाम को पास कर लेता है और IPS बन जाता है। दोस्तों IPS बनते ही अपने माँ बाप पर फ़ोन करता है, माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद ये अपने गांव आता है, गांव में सभी लोग इनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हुए थे। और उसके बाद ये ट्रेनिंग पर जाता है। ट्रेनिंग पर जाने के बाद अब ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, और फिर इसकी जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो वहाँ पर अपनी ड्यूटी करने के दौरान ड्यूटी जैसे करने लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वहाँ पर एक नेता की काली करतूत का यह उजागर कर देता है और उसका भेद खोल देता है। तो अब वहाँ से इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि ईमानदार लोग ज़्यादा टिकते नहीं हैं दोस्तों इस सिस्टम में, और जो ईमानदार नहीं होते हैं, जो मेलजोल करके रखते हैं, वो टिक जाया करते हैं। इनका ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरे ज़िले में ये पहुंचा दिए जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद ड्यूटी संभालते हैं। पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब इनके पास एक खबर आती है कि यहाँ के दुकानदारों के साथ
पुलिस वाले गलत करते हैं। कुछ पुलिस वाले अवैध वसूली करने के लिए जाते हैं। मंडी के अंदर जो दुकानदार हैं, परचून की दुकान है और भी बहुत सारी दुकानें हैं, इनको पता लगता है, शिकायत आती है, पहली शिकायत पर ये नज़रअंदाज कर देते हैं, दोबारा शिकायत आती है और उसके बाद ये फिर अपने अफसरों से इकट्ठा होकर के पूछते हैं भाई कौन वसूली करता है, किसने ये हरकत की हुई है, लेकिन अफसर सब मना कर देते हैं, हम तो नहीं करते जी, हम तो बस एक नंबर के आदमी हैं। और अब जो ये अमर होता है चुप लगा जाता है कि ठीक है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अमर अब प्लानिंग करता है, क्योंकि उसको पता था कि इस तरह से अफसर नहीं बताएंगे, तो पूरी प्लानिंग के तहत अब पूरी तैयारी में जुट जाता है। माँ बाप को बता देता है कि मैं अब कुछ ऐसा करने वाला हूँ और आप गुस्सा मत करना। तो उसके बाद क्या होता है, अपनी एक ऐसे जो विश्वसनीय पुलिस वाले थे उनकी एक छोटी सी टीम बनाता है, 4-5 लोगों की, उनको अपने साथ रखता है, उनको सारी बात बता देता है, प्लानिंग। और फिर यह अपना मेकअप करवाता है, मेकअप आर्टिस्ट से एक भिखारी के जैसा रूप बनवा लेता है और फटे पुराने कपड़े और एक गंदी सी चद्दर जिसको लपेट कर यह अब निकल पड़ता है घर से उस मंडी की तरफ जहां पर अवैध वसूली हुआ करती थी। अब जो यह अपनी ड्यूटी से यह छुट्टी ले चुका था कि 10 दिन के लिए मैं छुट्टी जा रहा हूं, मुझे घूमने जाना अपने माँ बाप के साथ, और सभी अधिकारियों को यही बता कर जाता है भाई मैं छुट्टी लेकर जा रहा हूं, मुझे घूमने के लिए जाना है। तो जो पुलिस वाले थे बाकी के वह फिर निश्चिंत हो जाते हैं। अब ये मंडी में लेटा रहता है फुटपाथ पर और वहाँ पर इंतजार करता रहता है कि देखता हूँ मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि आखिर यहाँ पर होता क्या है। पहला दिन गुजरता है, कुछ नहीं होता, दूसरा दिन गुजरता है, फिर भी कुछ नहीं होता, 3 दिन गुजर जाते हैं। चौथा दिन जब आता है तो चौथे दिन यह सोचता है कि शायद ये गलत खबर थी जो मेरे पास पहुंची। लेकिन दोस्तों तभी जैसे ये क्विट करने की सोचता है, यानी कि यह अपना भेष बदल कर अपनी फॉर्म में आने की सोचता है, लेकिन तभी यहाँ पर इसकी नज़र एक जिप्सी पर पड़ती है जो कि दनाती हुई उस मार्केट में आई थी। आकर के उसमें से पुलिस वाले उतरते हैं और एक परचून की दुकान पर चले जाते हैं इकट्ठे होकर के। इसकी नज़र सामने टिकी हुई थी, सामने दुकान पर आराम से बैठा हुआ था, एक चादर सी थी गली हुई सी और गंदी मैली कुचैली, वहीं पर बैठा हुआ देख रहा था। अब पुलिस वाले जो होते हैं उस दुकानदार की तरफ इशारा करते हैं तो दुकानदार कुछ पैसे गले में से निकालता है और उनको दे देता है। पुलिस वाले गले में से पैसे ले करके, दुकानदार के हाथों के द्वारा दिए गए पैसे ले करके उनको गिनते हैं, लेकिन वे थोड़े कम थे तो उसके ऊपर दुकानदार को डांटने लगते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। अब ये अधिकारी जो होता है अमर, जो भेष बदल कर वहाँ पर लेटा हुआ था, ये समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है और सीधा वहीं पर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर खड़ा हुआ था, पुलिस वाले इसलिए नहीं देख रहे थे कि भिखारी है, इसको क्या नॉलेज है इन चीज़ों की, लेकिन ये सारी चीज़ों को वहाँ पर सुन रहा था। अब यहाँ पर यह कह उठता है कि साहब आप जनता की सेवा के लिए हो, ना कि आप ऐसा काम करने के लिए। पुलिस वाले घूम कर देखते हैं कि अरे भिखारी ने हमसे ऐसा कहा, अरे भिखारी तेरी बात मानेंगे हम, तू होता कौन है हमें अकल बताने वाला, हम किसके लिए किसके लिए नहीं है वो तू बताएगा हमें आज के। अब तो दोस्तों यहाँ पर उसको धक्का देकर वहाँ से निकालते हैं। फिर दोबारा कहता है, दोबारा से अब उसको जैसे वह कहता है कि साहब ये गलत कर रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं करते, जनता की सेवा के लिए हो आप। तो अब दोस्तों जो एक पुलिस वाला होता है दूसरे से कहता है कि इसको जिप्सी में डाल, इसको सीधा करेंगे, इसको ले चलते हैं अपने साथ और इसको थाने में बताएंगे कि हम किसकी सेवा के लिए, पहले इसकी सेवा करेंगे। उसको जिप्सी में डाल दिया जाता है और उसके बाद वह वसूली करने के बाद जब जिप्सी के पास आते हैं तो जो भिखारी होता है वह एक बार और कहता है कि आपने गलत किया है। अब जो पुलिस वाले होते हैं एक कहते हैं कि इसको निकालो, इसको यहीं पर सीधा करते हैं। अब उसको एकदम से निकालते हैं तो एकदम वह खड़ा हो जाता है और कहता है कि रुक जाओ 1 मिनट, और अपनी जेब में से एक कागज़ निकालता है, आई कार्ड, और सीधा उनको दिखा देता है, क्योंकि दोस्तों वह IPS अफसर था उनके ऊपर। और देख करके एकदम से उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं पुलिस वालों के, उनके पाँव में गिरने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि सर हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। लेकिन दोस्तों उसके बाद उन पुलिस के ऊपर कार्रवाई होती है। जो भी वह अफसर थे उनको सस्पेंड किया जाता है, उनके ऊपर जो केस होता है वो चलता है। इस तरह से यहाँ पर इसने काली करतूत करते हुए पुलिस वालों को पकड़ लिया होता है। अब ये कहानी तो बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छी लगी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा मामला था, बड़ा अच्छा अधिकारी था अमर, और ऐसे होते भी हैं हमारे देश में, ऐसे मतलब ईमानदार अफसर हैं भी, मगर दोस्तों बहुत कम मात्रा में। अक्सर आपने देखा जाता है कि जब कोई बच्चा मतलब IPS की कोचिंग लेकर या फिर IPS भर्ती होता है, IAS बन जाता है, तो बड़ा पूरा गांव उनका सम्मान करता है, बड़े लोग इज्जत देते हैं, बड़ा आदर सम्मान करते हैं। तो क्या ये सोचा है कभी कि भाई वो आदर सम्मान के योग्य हैं भी या नहीं है? क्योंकि इससे आगे जो उनकी जर्नी होती है उसमें बहुत सारे अधिकारी बहक जाते हैं और वो उसी सिस्टम को अपना लेते हैं जो गंदगी
समाज में फैली हुई है और आगे ऊपर सिस्टम में फैली हुई है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बातें दोस्तों, ये आपको उल्टी लग रही होंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भैया, सभी IPS और IAS अधिकारी कोई इतने महान नहीं होते हैं। यह है बहुत सिस्टम इनका ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जब इनकी प्रशंसा की जाती है तो हमें लगता है भाई बहुत अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन आपने देखा होगा अवैध संपत्ति इनके घरों से मिलती है। यानी कि जितनी इनकी आय है, प्रॉपर्टी है, उससे कहीं ज़्यादा दुगनी तिगनी चौगनी प्रॉपर्टी इनके घरों में मिलती है। कई बार छापे पड़ते हैं, ED के छापे पड़ते हैं। वो कहाँ से आई भैया? अधिकारी ने गड़बड़ी तो की है। और उसके बाद आपने देखा होगा टेंडर, जो बड़े बड़े पुल होते हैं वो गिर जाते हैं। बड़े बड़े पुल ऐसे तो नहीं है कोई आकर बनाकर चला गया और वो गिर गया। भाई पुल बनता है तो बहुत सारी कार्य प्रणाली होती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया होती है, और ये डॉक्यूमेंट्स IAS अधिकारियों के नीचे से भी होकर गुजरते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये भ्रष्टाचार होता है। IAS अधिकारी जो बड़े बड़े होते हैं वो टेंडर अपने रिश्तेदारों को दिलवाते हैं और फिर उनसे मोटी उनकी कमीशन बनती है, और फिर वो रिश्तेदार घटिया माल लगा करके पुल बना देते हैं और फिर वो पुल गिर जाते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। तो कहाँ से अच्छा हुआ भैया कोई IAS अधिकारी? पूरी तरह से। और उसके बाद दोस्तों कुछ IAS अधिकारी जो कि विशेष कॉरपोरेट घरानों को या फिर उद्योग धंधों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में ही छेड़छाड़ कर देते हैं, नियमों को बदल देते हैं, और जिससे क्या होता है सरकार के राजस्व में हानि होती है और बहुत सारा मुनाफा अपना हो जाता है उनका। तो चुना तो था देश की सेवा के लिए, लोग खुश हुए थे भाई IAS अधिकारी बना है, सेवा करेगा, लेकिन ये कैसी सेवा है? कैसी सेवा है दोस्त? और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरी बात ये बताना चाहता हूँ, जो IPS अधिकारी होते हैं उनके भी कुछ काले कारनामे होते हैं, जैसे कि एक्सटॉर्शन मनी लेना होता है, जैसे व्यवसायों या अवैध गतिविधियों से हफ्ता वसूली करना। जैसा कि ये कहानी मैंने बताई थी आपको, कोई अवैध है जैसे शराब बंद है या फिर कोई और ऐसी चीज़ है, उसमें खूब पैसा छापते हैं भैया जो IPS अधिकारी होते, पुलिस वाले। और उसके बाद जूनियर का ट्रांसफ़र अच्छी जगह करने के बदले में रिश्वत लेना, ऐसा भी काम इनके बीच में चलता है। भाई अच्छी जगह पर तुम्हें भेजा तो रिश्वत चाहिए हमें इतने पैसे। किसी अपराधी को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, किसी का कोई कसूर नहीं होता लेकिन थाने में FIR दर्ज करवाई जाती है और केस बनाया जाता है बड़ा स्ट्रॉन्ग कि भाई ये कारनामा इसने किया, जबकि उस आदमी का कहीं दूर दूर तक भी इन चीज़ों में नाम नहीं होता है। झूठे केसों में फंसाना। जेलों में आप जाओगे ना, बहुत सारे तकरीबन 60-70% लोग निर्दोष भरे पड़े हैं। आप देखोगे ना जाकर कि मैं तो बस ऐसे ही वहाँ से घूम रहा था, मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया, मुझे यहाँ डाल दिया। कई ऐसे केस भी देखे होंगे जो 20-20 साल 40-40 साल सज़ा काट कर आए हैं और अंत में उनको बरी किया गया क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था। अब दोस्तों उन आदमियों की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई ना, लेकिन वो अंदर क्यों गए थे? वो पुलिस की कमी से, गलत चार्जशीट दायर करने से, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से, अच्छी तरह से जांच पड़ताल ना करने से। तो इसमें किसकी गलती है? दोषी से डिपार्टमेंट होता है, लेकिन दोस्तों ये इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतना बड़ा बड़ा कारनामा करते हैं और इनका कुछ नहीं होता है। होता है तो आम जनता का, क्योंकि भाई बड़े पुल बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट आम जनता तो दे नहीं सकती, आप और हम तो दे ही नहीं सकते, यही तो देते हैं। वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, इनका कुछ नहीं होता, सिर्फ जांच बैठ जाती है, उसमें पैसे वैसे खिला करके छूट जाते हैं। लेकिन अगर आम इंसान ने अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी ना, अगर रेड बत्ती क्रॉस कर दी, थोड़ा सा एक मतलब कदम आगे बढ़ा दिया, तो बस भैया लेने के देने पड़ जाते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों, इससे आप मुकर नहीं सकते, ना हम मुकर सकते। दूसरी बात, पुलिस डिपार्टमेंट में और क्या क्या भ्रष्टाचार होता है। भर्ती प्रक्रिया में धांधली होती है। जब भर्ती होते हैं तो वहाँ पर जो पेपर लीक करवाया जाता है और जो अयोग्य उम्मीदवार होते हैं उनको पैसे लेकर के भर्ती कर लिया जाता है, नौकरी देना, और इन चीज़ों में बहुत बड़ी धांधलेबाजी होती है। दोस्तों बहुत सारे IAS अफसर और IPS अधिकारी और जज सरी के घरों में पैसे मिले हैं करोड़ों में। वो कहाँ से आए भैया? जब इतना ही ईमानदारी से काम करते तो वो कहाँ से आए? जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊंगा, IAS पूजा सिंह 2022 और 23 में 19 करोड़ रुपए इनके घर से नकद मिले थे, जिन्होंने मनरेगा घोटाला किया था। अब क्या कहोगे इसको? आइए इसको सल्यूट करोगे देख करके, सल्यूट करने योग्य है। अनिल टुडेजा और निरंजन दास, अभी अभी की घटना है, 2,500 करोड़ 2,500 करोड़ रुपए पैसे इनके मतलब घोटाले का इनके ऊपर मामला है, और शराब घोटाला किया था इन्होंने। अब बताओ ये क्यों, मतलब क्या है ये? इनके ऊपर विश्वास करते हैं, इनको सोचते हैं भाई बड़ा अधिकारी बन गया, IAS IPS लग गया, अब तो बड़ा देश की सेवा करेगा। ये देश की सेवा है, जिस देश की जड़ काटना है। उसके बाद शांतनु सिन्हा विश्वास DCP थे कोलकाता के अंदर। अप्रैल 2026 में, अभी अभी इसी महीने में, मनी लॉन्ड्रिंग के
चक्कर में इनके ऊपर रेड पड़ी है और महत्वपूर्ण दस्तावेज इनके घर से मिले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में। और बहुत सारे जज जैसे, मैं अगर नाम खोलने बैठ जाऊं तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा गुजर जाएगा। तो भैया मेरा कहने का मतलब ये है, जो IAS IPS अधिकारी बनते हैं, आप बड़े गर्व से कहते हैं हमारे गाँव का फलाना ढिमका, ये भैया किसी के काम नहीं आने वाले, नौकरी लग जाते हैं। इनमें से कुछ एक तो ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, बाकी ज़्यादातर तादाद में ऐसे होते हैं अपने घरों को बढ़ते हैं और अपने बच्चों की 7-7 पीढ़ियों को तर देते हैं, 7-7 पीढ़ियों के लिए इंतज़ाम कर देते हैं। और ये सच्चाई है, इसको कोई भी झुटला नहीं सकता और इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। ये सारी आंकड़े, जितने भी डाटा मैंने बताया, सारा कुछ अवेलेबल है पब्लिकली, गूगल पर आप सर्च कर सकते हो। तो आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों? मैं इस कहानी के माध्यम से तो ये कहना चाहता हूँ भैया, जो भी बच्चा पढ़ लिख कर IAS IPS बने तो वो अपने माँ बाप की नाक कभी ना कटवाए, अपने देश का सर नीचे ना झुकने दे, अपने कर्तव्य के साथ समझौता ना करे। वरना तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसी परिस्थिति मिलती है वहाँ पर ऐसे ही ढल जाते हैं और लोग पैसे लेते हैं, आप भी पैसे लेने लगते हैं। और गांव वाले, घर वाले अपने गर्व से सीना चौड़ा करके रहते हैं, भाई हमारा बेटा फलाना अधिकारी, फलाना अफसर है। भैया उसके पास जाओगे, उसके जब अंदर के कारनामों को देखोगे तो बहुत बुरा यहाँ पर होता है। कितने ही ऊपर से बिल पास होते हैं, कितनी ही चीज़ें ऊपर से फंड आते हैं गाँव के लिए, शहरों के लिए, न बीच से बीच में न जाने कहाँ कहाँ कितने कितने खा लिए जाते हैं। और जो जनता तक है वो तो बहुत कम पैसा पहुँचता है, बीच से बीच अधिकारी उसको चट कर जाते हैं। और ये सारी बातें जग जनित हैं, सब लोग, आप भी जानते हैं और सब लोग इन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं अपनी धुन में। तो भैया ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर ना करें, भाई अधिकारी बन गया ये वो फलान ढिम का, वो आपके लिए नहीं बना, वो अपने लिए बना है भैया। वो समाज सेवा तो बहुत दूर की बात है। अगर ऐसी समाज सेवा करनी होती हर एक अधिकारी को तो आज भारत टॉप पर होता। हर जगह पर लूप होल मिल जाएगा आपको, पुलिस वालों के दफ्तर में, अधिकारियों के दफ्तर में, नेताओं के दफ्तर में, हर जगह पर जहां आप सोच भी नहीं सकते। म्यूनिसिपल पार्टी से लेकर के बड़े अधिकारियों तक कहीं भी आप देख सकते हो कितना भ्रष्ट हुआ पड़ा है संसार। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ये कुछ चीज़ें अलग हटकर कही थी, लेकिन कहना ज़रूरी था, क्योंकि लगता है ऐसा कि यार ऐसा कैसे चलेगा। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ भैया, सबसे अच्छा देश का किसान और देश का मजदूर और सेना पर खड़े हुए वो जवान जो अपनी छाती को तान कर खड़े हुए हैं कि कोई गोली मेरे देश की तरफ आएगी तो पहले मेरा सीना चीर कर जाएगी, ये सबसे बेस्ट हैं और सबसे अच्छे हैं। अगला वीडियो मैं फिर से लेकर आऊँगा, और अब मैं इसमें नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा मैंने ये बड़ा ही कर दिया है। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।